रेजिस्टेंस का मतलब क्या पड़े? ऑब्स्टैकल। रेजिस्टेंस का मतलब हो रहा ऑब्स्टैकल, कि कितना रुकावट आएगा, कितना बाधा आएगा। कंडक्टेंस का मतलब ठीक इसका ऑपोजिट होगा, ईज, कितना इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेटा आप कंडक्टेंस कहोगे यहाँ पे, ठीक है। और चूंकि इसका जस्ट ऑपोजिट है तो इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन भी ये होगा, कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और यूनिट के हिसाब से बात करेंगे तो इसका यूनिट हो जाना चाहिए ओम इनवर्स, इसका एक और यूनिट हो जाता है मो, और एक ऐसा यूनिट होता है सीमेंस। पढ़े ये सब याद है बेटा आप लोगों को? यस सर। तो ये कंडक्टेंस के बारे में देख लो, आप एक बार नजर दौड़ा लो। तो कंडक्टेंस का बात ये है, डेफिनेशन क्या यूनिट है ये देख लो। ये सब आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन ये आप जानकर रखोगे तो आगे जो सब टर्म्स पढ़ने वाले वो हम लोग को जरूरत पड़ेगा। ये कंडक्टेंस हो गया। अब याद करो एक टर्म आप लोग को पढ़ाया गया था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। रिमेंबर दिस थिंग? यस सर। अब ये बताओ तो यहाँ पे एल का मतलब क्या हो रहा है, ए का मतलब क्या हो रहा है? एल लेंथ और एरिया। एरिया, लेंथ और एरिया। किसका लेंथ बेटा यहाँ पर? एल किसका लेंथ? कंडक्टर का लेंथ है ना। और व्हाट इज ए? एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया? कंडक्टर का, है ना। अच्छा अब ये बताओ, इसी चैप्टर में पढ़े थे बेटा कि कंडक्टर हम लोग के पास कितने तरह का होता है? आंसर था 2 तरह का, मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। फाइन। अब यहाँ पे एल और ए का डिफरेंस सुन लो बेटा, कब किसको क्या बोलना है। अगर आप मेटालिक कंडक्टर पढ़ रहे हैं तो एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर विच इज वायर, जो आपका मेटल का वायर बना होगा, और उसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया को ए कहेंगे। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पढ़ने बैठोगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में एल और ए का मतलब समझ लो क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में एल और ए का मतलब होगा बेटा आपका ये, दिस विल बी कॉल्ड एल एंड दिस विल बी कॉल्ड ए। तो बोलो तो यहाँ पर एल और ए का मतलब क्या हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में? L distance between two L is separation. L is the distance between two electrodes and A is the cross sectional area of the electron, है ना? समझ रहे बात? ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के मामले में L by A को एक नाम से पुकारा जाएगा, and that is known as cell constant. तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में the ratio of L by A is called cell constant. And remember one more thing, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बेटा आपके क्वेश्चन पे जब तक सेल को चेंज ना किया जाए तब तक आप सेल कांस्टेंट को चेंज नहीं कीजिएगा, वो कांस्टेंट रहेगा। फर्दर हम लोग जानते हैं कि इफ R is directly proportional to L and inversely proportional to A, so there is a proportionality constant, and that proportionality constant is what? Resistivity. रो, है ना। और रो का नाम क्या है बेटा? रेजिस्टिविटी। रो का एक और नाम बताओ। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। अब आपके सामने एक सवाल है, रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अंडर व्हाट कंडीशन दे कैन बिकम सेम? When L is equal to 1 centimeter and A is equal to 1 centimeter square. It's better to say that the value of cell constant will be 1, isn't it? Yes sir. ना बेटा, सेल कांस्टेंट का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो अब यहां से अब अगर बात करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो, तो रो का वैल्यू बेटा क्या आएगा? देख तो R into A by L, और इसके हिसाब से इसका यूनिट क्या होगा? ओम सेंटीमीटर। देखो समझ में आ रहा है ना, ओम सेंटीमीटर। तो ये अब कुछ पॉइंट, अगला पॉइंट है बेटा, पढ़ो आप लोग खुद से ये, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सब कुछ बता दिया, आप लोग गो थ्रू करो। डायग्राम देखो, ऊपर वाला राइट साइड में जो डायग्राम है, मतलब ये वाला, ये मेटालिक कंडक्टर के लिए बात कर रहा है और ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात कर रही है। ठीक है। और यहाँ पर देखो, अगर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो होगा, और अगर L का वैल्यू 1, A का वैल्यू 1, तब फिर रो और R इक्वल हो जाएगा, और ये सब इन सब का यूनिट है। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े बेटा लोग। यस सर। अच्छा, रेजिस्टेंस का उल्टा कौन? कंडक्टेंस ना। तो रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। और जैसे रेजिस्टेंस का एक और नाम था, रेजिस्टिविटी का एक और नाम था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस,
तो वैसी कंडक्टिविटी का एक और नाम क्या है बेटा हमारे सामने? स्पेसिफिक Specific conductance. कंडक्टेंस। और इसके लिए सिंबल क्या होगा? Small K. Kappa. कप्पा। पढ़ेंगे, लिखेंगे के बेटा, पढ़ेंगे कप्पा। अब यहाँ पर देखो, तो जैसे कि थोड़ी देर पहले पढ़े थे, कंडक्टेंस इज उल्टा ऑफ रेजिस्टेंस, सिमिलरली कंडक्टिविटी इज उल्टा ऑफ रेजिस्टिविटी। कह सकते बेटा ये? Yes. अब इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो, थोड़ी देर पहले पढ़े थे R इज इक्वल्स टू रो इनटू सेल कांस्टेंट। तो देखो, तो ऐसे लिख सकते हैं, रो को इस तरफ लेकर चले आओ, R को इस तरफ लेकर के चले आओ, तो ये बन जाएगा 1 बाई रो, ये बन जाएगा 1 बाई आर इंटू सेल कांस्टेंट। तो 1 बाई रो का मतलब हो गया कप्पा, 1 बाई आर का मतलब हो गया कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। देखो तो ये समझ में आ रहा रिलेशन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा देखो, तो एक रिलेशन यहाँ से और बना सकते हैं इसी पॉइंट से। आर को लेफ्ट में रहने दो, रो को अगर राइट लेफ्ट में ले आएंगे, राइट से लेफ्ट में ले आएंगे, तो रो क्या बन जाएगा? बोल बेटा। अगर रो को रेजिस्टिविटी को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आएंगे, कप्पा बन जाएगा ना, कंडक्टिविटी बन जाएगा इक्वल्स टू L बाई ए। ठीक है, जिन जिन फॉर्मूला को बॉक्स में डालें बेटा, ये 3 फॉर्मूला भी आपको जरूरत पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है बेटा, अदरवाइज नोट करके रखिए, अभी प्रॉब्लम देंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा। हो गया, आगे बढ़े बेटा लोग। Yes, sir. Yes, sir. ये सब जो कुछ पढ़ा है एक बार गो थ्रू कर लो, पढ़ लो, देख लो, यूनिट पे ध्यान दे लो। अच्छा, इस पे बाद में बात करेंगे। इस टर्म पे आ जाओ, नेक्स्ट टर्म पे आओ। अगला टर्म क्या पढ़ने जा रहे बेटा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सिंबल क्या होगा? लैम्डा इक्यू। अब इसका फंडामेंटल क्या होता है पहले वो सुनो। इसका फंडामेंटल ये बेटा कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, बीकर है, और उसमें ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, और जो इलेक्ट्रोड लगा है बेटा, उस इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, और जो इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट रखा होगा बीकर के अंदर में, ये अंदर में जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, अगर इसके अंदर 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है, तो इस वक्त जो भी इलेक्ट्रिक का कंडक्टिंग पावर होगा, उस कंडक्टिंग पावर का नाम होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का डेफिनेशन सुन लो बेटा, क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का डेफिनेशन है कि इट इज अ कंडक्टिंग पावर। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का पावर को रिप्रेजेंट करेगा। और कब? So it is the conducting power of an electrolytic cell which contains 1 equivalent of electrolyte, and the electrodes are separated by 1 centimeter, and the cross sectional area of the electrode is 1 centimeter square. In other words, what is cell constant here? 1. 1. तो एक ऐसा बीकर बेटा जिसका सेल कांस्टेंट का वैल्यू 1 हो, और उसमें एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लेकर के अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाया जाए, तो उस कंडक्टिंग पावर का नाम क्या देंगे बेटा हम लोग? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बोलो, ये बात समझ में आ रहा है? तो आपको ध्यान रखना है कि सेल, यहाँ 2 बातों का ध्यान रखिए कि ये तो कंडक्टिंग पावर है, और कंडीशन क्या कंडक्टिंग पावर के लिए? कंडीशन आपके पास 2 है। एक तो ये है बेटा कि इलेक्ट्रोलाइट 1 इक्विवेलेंट होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये है कि सेल कांस्टेंट का वैल्यू, बोलो, 1 होना चाहिए। अच्छा ये बताओ तो, अगर सेल कांस्टेंट का वैल्यू 1 होगा तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होगा। यही वजह बेटा कई किताब में लैम्डा इक्यू का नाम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी कहा गया है, और कई किताब में इसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी कहा गया है। तो अगर आपके एग्जाम में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी आए, तो याद रखना इस मामले में कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों सेम है। और सेम क्यों है? क्योंकि बेटा बाय डेफिनेशन यहाँ सेल कांस्टेंट का वैल्यू 1 है। बोलो, इंट्रोडक्शन समझ में आया बेटा लोग? जी सर। Yes. अब आपको किन बातों का ध्यान रखना है? इस पे ध्यान रखिए, इस पे, इसको फोकस कीजिए, बस इस पे फोकस कीजिए। ये आपका फॉर्मूला है बेटा, एकदम घोल करके पी जाओ। यूनिट वगैरह देख लेना, ये आपका काम है, लेकिन इसको घोल कर पी जाओ कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कप्पा इनटू 1000 बाय नॉर्मैलिटी। व्हाई नॉर्मैलिटी है? क्योंकि बेटा नॉर्मैलिटी का डेफिनेशन अगर आप याद करोगे तो वहां ये बताया गया था, एक नॉर्मैलिटी डेफिनेशन क्या होता है कि 1 लीटर में 1 इक्विवेलेंट
तो बात चूंकि यहाँ वन इक्विवेलेंट का कर रहे हैं बेटा हम लोग, इसलिए यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो नॉर्मेलिटी के टर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। तो फॉर्मूला इसको याद रखिए। और चिटिंग अगर करने बैठते बेटा तो चिटिंग देखो। अब अगर बात करेंगे व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस, आपका आंसर होना चाहिए कि मोलर कंडक्टेंस इज अ कंडक्टिंग पावर। कहा? एक ऐसा बीकर में जहां पर दो इलेक्ट्रोड का बीच का दूरी कितना होना चाहिए बेटा? 1 सेंटीमीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कितना होना चाहिए? बोल बेटा लोग। 1 1 mole. molar. तो अगर 1 मोल होगा तो नाम क्या देंगे बेटा? Molar Molarity. conductivity. मोलर कंडक्टेंस, है ना? और अगर 1 इक्विवेलेंट हुआ तो क्या नाम देंगे? तो equivalent इक्विवेलेंट conductivity. कंडक्टेंस। बोलो, बात समझ में आया सब लोगों को? और फॉर्मूला Yes, का भी sir. चीटिंग कर लेते। पिछली बार का फॉर्मूला क्या था? लैम्डा इक्यू का फॉर्मूला क्या था बेटा? लैम्डा इक्यू का फॉर्मूला था कप्पा Kappa into 1000 1000 by normality. नॉर्मेलिटी। और तो लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कप्पा इंटू 1000 बाय 1000 by molarity. मोलैरिटी। ठीक है। और सोचो तो अगर इन दोनों का रेशियो निकाल ले तो रेशियो निकालने पे कप्पा इंटू 1000 तो कट जाएगा बेटा आपका। तो Normality क्या by आएगा? बोलो molarity. क्या आएगा? लैम्डा इक्यू बाय लैम्डा एम इज इक्वल्स टू, बोल, मोलैरिटी बाय Normality. ये। अच्छा, ये रिलेशन आप लोग को याद है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। Yes, sir. तो बोल यहाँ से एन फैक्टर का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? Normality upon molarity. नॉर्मेलिटी। यानी इसी चीज को अगर हम उल्टा करके लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा एम बाय लैम्डा ई क्यू इक्वल्स टू, बोल, N factor. है ना? तो याद रखना, यहाँ देखो ये रिलेशन है, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू लैम्डा ई क्यू इंटू एन फैक्टर। ये हो गया मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन। बोलो, यहाँ तक का बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. किसी को कुछ पूछना है बेटा तो दोबारा पढ़ ले, देख पढ़ इसको। फिर आपका फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, क्योंकि 1 लीटर में 1 मोल की बात करेंगे। और रिलेशन पढ़कर देख समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन आ गया, सॉल्व करो बेटा लोग। Option B. Sir, option B. बाकी लोग बेटा बोल। B. अरे अभी सबका। हाँ Yes, sir. Option B. अगर किसी को डाउट है तो बोल, डिस्कस करेंगे, अदरवाइज अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। हाँ सर, बताइए। क्या मांगा है, क्या दिया बेटा, वो चेक कर ले पहले। एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, कुछ इसमें तिगड़मबाजी या कुछ इस तरीके का ट्रिकी पार्ट नहीं है। एकदम सिंपल सी बात है यहाँ पर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो ना आपके क्वेश्चन पे क्या डिमांड किया, सेल कांस्टेंट, है ना? और प्रोवाइड क्या किया, आप डेटा को पकड़ो तो आपको रेजिस्टेंस दिया है। और ये किसका वैल्यू है बताओ, कौन बताएगा ये किसका वैल्यू दिया है? Kappa. कप्पा का, है ना? तो थोड़ी देर पहले आपको एक रिलेशन लिखवाए थे कि रेजिस्टेंस इनटू कप्पा इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट। यानी कि बेटा 2 सेकंड का खेल। अगर फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक हिट कर पाओगे तो करना क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से सेल कांस्टेंट निकल जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करके आ रहा है कि नहीं आपका आंसर? Yes, sir. अगला क्वेश्चन।
सर आंसर बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी Sir, B. आ रहा अभी सबका? अगर डाउट है तो बोलो, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे बेटा। बेटा सब चुप बैठा। अरे बोलना बेटा, हाँ ना में बोल, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है नहीं नहीं है सर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। नहीं, ये क्वेश्चन छोड़ दो बेटा, ये थोड़ी देर के बाद आएंगे। आइए अगला टॉपिक पढ़ने जाते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे जो कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं बेटा, दैट इज मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिव। एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट लैम्डा। चाहे लैम्डा के नीचे एम लगा दो या EQ लगा दो। और ये था क्या बेटा, याद है? ये कंडक्टिंग पावर था ना। आपको क्या बताया था? ये कंडक्टिंग पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कंडक्टिंग पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कंडक्टिंग पावर का मतलब क्या होगा? अब लॉजिक को समझो कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। चलिए पहले कुछ लॉजिकल बात करते हैं, वो समझ लो बेटा, तो देखना आगे फैक्टर्स अपने आप समझ जाओगे कि कौन कैसे वेरी कर रहा है। सबसे पहले ये बताओ कि पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा या नॉन पोलर सॉल्वेंट में? बोलो। पोलर सॉल्वेंट में, हाँ बोलो। सॉल्वेंट में। सो के तो कंडक्टिविटी, कप्पा तो कंडक्टिविटी होता है ना। यही बात 2 मिनट पहले सिखाए बेटा, उसी में फिर से कंफ्यूज कर दिया। बोलो, लैम्डा में कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी सेम टर्म होगा या डिफरेंट टर्म होगा? केस ऑफ लैम्डा सेम। ठीक है। रिमेंबर दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी की फैक्टर्स अफेक्टिंग कप्पा, इसीलिए आपको हम स्पेसिफाई किए बेटा। वी आर गोइंग टू स्टडी फैक्टर्स अफेक्टिंग लैम्डा। ठीक है। ठीक है सर। और एक चीज कंपेयर करवाएंगे बेटा, 2 मिनट रुको, वो भी बताएंगे कैसे क्या होगा। यहाँ तक का बात समझ में आया? तो हम लोग बात कर रहे किसके साथ? लैम्डा के साथ बात कर रहे बेटा। तो चलिए बात करते हैं फिर से। पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट, बोल कौन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर सकता है? पोलर। पोलर। तो इसका मतलब अगर पूछेंगे कि पोलर सॉल्वेंट का कंडक्टिविटी ज्यादा होगा या नॉन पोलर सॉल्वेंट का? पोलर। पोलर। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, एक सॉल्यूशन में आयन ज्यादा है, एक सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस कम है, तो बोलो किसमें ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो सकता है? जिसमें आयन ज्यादा है। आयन ज्यादा है ना। तीसरा सवाल, एक में आयन का मोबिलिटी ज्यादा है, वो ज्यादा मूव कर पा रहा है, और एक में मोबिलिटी कम है बेटा, तो बोल किसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट होगा? मोबिलिटी ज्यादा है। तो बस इसी रूल को फॉलो करते हुए एक एक करके बात करते हैं। पहला पॉइंट देख, इंटर आयनिक अट्रैक्शन। अब यहाँ पर सोचो कि अगर इन दोनों आयन के बीच में अट्रैक्शन अगर ज्यादा हो, तो बोल इसका मोबिलिटी, आयन का मोबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा बेटा? घटेगा। घटेगा। और अगर घटेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। घटेगा। पहला लाइन पढ़कर देखते, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। यस सर। दूसरा पॉइंट पढ़कर देख, समझ आ रहा है? हाँ सर। यस ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, विस्कोसिटी मतलब समझते बेटा? Yes, sir. विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ द, यस, रेजिस्टेंस। फ्लूइड का रेजिस्टेंस को विस्कोसिटी कहते हैं ना। अब ये बताओ तो अगर विस्कोसिटी ज्यादा हो गया तो मोबिलिटी कम कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। और अगर मोबिलिटी कम हो गई तो कंडक्टिविटी कम ये देखो तो विस्कोसिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनेगा कंडक्टिविटी। हाँ। समझ रहे बात को बेटा आप लोग? यस सर। चलिए, और आखिरी पॉइंट पे आइए, टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो आयंस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। आयंस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि क्या कहेंगे इसको, आयन का मोबिलिटी बढ़ जाएगा। हाँ। और मोबिलिटी बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, तो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ। ठीक है। आओ फिर से बात करते हैं। यहाँ देखो, लैम्डा इज इक्वल्स टू कप्पा इनटू 1000 बाय, बोल व्हाट? नॉर्मैलिटी और मोलारिटी। तो कैन वी से कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन। जनरल टर्म में बात करेंगे तो बोल, तो लैम्डा के साथ कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन दिख रहा है?
Inversely. Inversely proportional. है ना? तो लैम्डा हाँ। के साथ डाइल्यूशन का क्या रिलेशन होगा? डायरेक्टली। Directly proportional. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगला सवाल, कप्पा के साथ कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन होगा? सर कप्पा के साथ, कप्पा के Directly. साथ डायरेक्टली। डायरेक्टली तो इसका मतलब Directly. डाइल्यूशन के साथ Question क्या रिलेशन होगा? Inversely. Inversely. और ये चीज आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है, यही चीज पे ध्यान देना है बेटा। कैसे? देखो, कप्पा का नाम बेटा कंडक्टिविटी, यस सर। लैम्डा का नाम भी कंडक्टिविटी हो सकता है। बोलो। यस सर। है ना भाई? अरे 2 मिनट पहले समझाया ना कि लैम्डा का नाम कंडक्टिविटी भी हो सकता है और कंडक्टेंस sir. भी हो सकता है, क्योंकि लैम्डा के मामले में सेल कांस्टेंट 1 होता है ना? बोले कि नहीं 2 मिनट Yes, पहले? sir. तो जवाब दिया कर बेटा, बोलते हैं ना चुप से बैठते हैं। तो आपके एग्जाम में गड़बड़ ये हो सकता है कि अगर पूछ लिया कंडक्टिविटी के साथ डाइल्यूशन का क्या रिलेशन है, तब तक फंस जाओगे, क्योंकि आंसर डायरेक्टली भी है और इनवर्सली भी है। और 2 मिनट पहले बेटा यही चीज हम स्किप करके आगे निकले थे, अब आपको वापस लेकर के चल रहे। देखो तो थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पे जब पढ़ाई कर रहे थे, तो क्या था? कंडक्टिविटी था ना, कप्पा था ना? हाँ सर। Yes, sir. अब देखो तो ये पढ़ो तो यहाँ क्या कह रहा है? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन Specific कंडक्टिविटी। conductance. और क्या बताया गया? देखो तो डायरेक्टली की इनवर्सली? Inversely. इनवर्सली। Inversely. लेकिन यहाँ पे जब हम लोग बेटा लैम्डा की बात कर रहे हैं, तो लैम्डा में अगर डाइल्यूशन के साथ उसका रिलेशन पढ़ेंगे, तो पढ़ो इसको, डाइल्यूशन का रिलेशन क्या है? Directly. डायरेक्टली है। ठीक है, तो सुन ले बेटा लोग, एग्जाम में कुछ ना कुछ आपको हिंट्स दिया होगा कि दे आर टॉकिंग अबाउट लैम्डा और कप्पा। लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना, उसके हिसाब से आंसर देना कि कप्पा के साथ डाइल्यूशन डायरेक्टली इनवर्सली और लैम्डा के साथ डायरेक्टली। तो ये देखो यहाँ पर बताया गया कि डाइल्यूशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन, एक आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बेटा और एक आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसको भी डाइल्यूट कर दिए और इसको भी डाइल्यूट कर दिए। बोल, किसमें कंडक्टिविटी बढ़ेगा? strong. Strong electrolyte. Strong. ये जो आपके सामने एक रूल दिया गया है कि डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी बढ़ेगा, तो ये रूल हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अप्लाई करेंगे या वीक इलेक्ट्रोलाइट में अप्लाई करेंगे? So weak. वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो सुनो, जवाब सुन लो बेटा। यहाँ पे आंसर है, चाहे इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कोई भी हो, स्ट्रॉन्ग या इलेक्ट्रोलाइट, दोनों ही मामले में देखा गया है कि डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी बढ़ता है, यानी दोनों ही मामले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया है। लेकिन दोनों का रीजन और एक्सप्लेनेशन अलग अलग होगा। जैसे कि पहला देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट पे डाइल्यूट करने से कंडक्टिविटी बढ़ता है। चलो सवाल का जवाब दो। वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बोल ऑसवाल्ड लॉ किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब दो। वीक इलेक्ट्रोलाइट। Weak electrolyte. तो चलो वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऑसवाल्ड लॉ को ले लेते हैं। तो ऑसवाल्ड लॉ यही था ना बेटा, पढ़ा चुके हैं, याद कीजिए आप लोग ये चैप्टर Yes पढ़ चुके sir. हैं। Yes, sir. Yes sir. Yes sir. तो अब मेरे को जवाब दो कि अल्फा के साथ कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन है? Inversely. Inversely. Root over. रूट ओवर को छोड़ दो अभी, चलो कोई बात नहीं, रूट ओवर को छोड़ दो, है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगला सवाल का जवाब दो कि अगर कंसंट्रेशन के साथ अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डाइल्यूशन के साथ डायरेक्टली। Directly. Directly हो जाएगा. अब यहां से देखो तो अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो देखो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन मिलता है आपको? हाँ सर. Yes sir. मिल रहा है? समझ रहे बेटा? So Yes. कौन? अरे नींद आ रहा, किसको नींद आ रहा? वो कर रहा है बेटा। sir, ओ सर बोलिए, हमको लगा नींद आ रहा। बोल बेटा। sir, एक question is so lambda is inversely proportional to concentration. तो सर तो सर डाइल्यूट करने से कैसे लैम्डा बढ़ रहा है? मतलब फॉर्मूला के हिसाब से सर अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे
तो लैम्डा बढ़ना चाहिए ना, जितना ज्यादा आयंस होगा उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होना चाहिए ना। कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब आप आयन बढ़ा रहे बेटा, ये कैसा लॉजिक हुआ, ये मेरे को समझाओ तो। कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब आप नंबर ऑफ आयंस बढ़ा रहे, ये लॉजिक तो आपका काम नहीं कर रहा। चलिए आपको हम समझा देते हैं। বলছি আমি তুমি তো একটা গন্ডগোল করে দিয়েছো, পরীক্ষার মধ্যে তুমি সলিউশন দাওনি। আরে তো দিস ইজ দা সলিউশনের মধ্যে তোমাকে তো সলিউশনটা টাইপ করতে হবে না যে এর সলিউশনটা এটা আছে, তোমাকে তো সলিউশন দেওয়া ছিল না তোমার ফাইলের মধ্যে। তাহলে তুমি এই গন্ডগোল করেছো, শোনো এটা হয়েছে যা হয়েছে, পরের বার থেকে যেন খেয়াল রাখো, আর কালকে এসে আমি অফিসে দেখিয়ে দেবো তোমার কোথায় ভুলটা হয়েছে, ওই ভুলটা ঠিক করে নাও। হ্যাঁ ঠিক আছে, বাচ্চারা বলছে যে স্যার আমি সলিউশন পাইনি, ঠিক আছে ওটা একটু খেয়াল রাখতে হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে চলো। ए बेटा सुनो, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। और ना समझाते हैं पहले कंसंट्रेशन के कंसंट्रेशन के साथ देखो, आप कह रहे हो बेटा कि सर कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएगा, यानी आप कहना चाह रहे हो कि कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो अल्फा बढ़ जाएगा, यही कहना चाह रहे हैं ना बेटा आप। देखो तो हाँ सर। लेकिन कंसंट्रेशन के साथ अल्फा का रिलेशन कहाँ पढ़े हैं बेटा, आप बताइए तो। पहली बात तो ये याद रखना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा के साथ कंसंट्रेशन का कोई रिलेशन है ही नहीं, जो रिलेशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेटा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा के साथ कंसंट्रेशन का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि वहां पर अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ आयन घट जाएगा, तो फिर कंसंट्रेशन घटा दो तो नंबर ऑफ आयन बढ़ जाएगा, तो आपका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो चलो एक्सप्लेनेशन को देखो, तो क्या यहां से प्रूफ हो रहा है बेटा कि अगर मामला वीक इलेक्ट्रोलाइट का हुआ तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के मामले में अल्फा ऑस्वाल्ड अप्लाई करेंगे, और अल्फा जो होगा कंसंट्रेशन के साथ इनवर्सली मतलब डाइल्यूशन के साथ डायरेक्टली, तो डाइल्यूशन बढ़ाएंगे अल्फा बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। हेंस यहां से प्रूफ हो रहा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे बेटा। अब बताओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा का वैल्यू कितना होता है, कौन बताएगा बोलो। 1 वन होता है ना, 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप कुछ भी डाइल्यूशन ये करने पे मतलब नंबर ऑफ आयंस आप यहाँ नहीं बढ़ा सकते। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू 1 हो गया, इसका मतलब क्या, वो तो सब टूट चुका है, तो इसका मतलब वहां पे आप नंबर ऑफ आयंस को नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब दो डायग्राम दे रहे हैं, दो, ये एक आयन है बेटा और ये आयन है, ठीक है, और आयन पानी में डिसॉल्व है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, बीच में जो ब्लू कलर का दिखा रहे बेटा वो वाटर मॉलिक्यूल है। अब मेरे को ये जवाब दो लॉजिक से कि लेफ्ट डायग्राम और राइट डायग्राम में विच इज डाइल्यूटेड कंडीशन। Right. The second one. राइट वन ना, ठीक है। अच्छा बताओ तो डाइल्यूट होने की वजह से इन दोनों का डिस्टेंस तो बढ़ जाएगा बेटा। हाँ सर। Yes, sir. डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन बोल क्या होगा, घट जाएगा। घट जाएगा। अगर इंटर आयनिक अट्रैक्शन घट गया तो मोबिलिटी क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। है ना, मोबिलिटी बढ़ जाएगा। और मोबिलिटी अगर बढ़ गया तो कंडक्टिविटी क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। देखो यहाँ भी कंडक्टिविटी बढ़ रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मामले में, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी बढ़ने का रीजन नंबर ऑफ आयंस नहीं है कि वो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जा रहा है, बल्कि यहाँ पर मोबिलिटी बढ़ जा रहा है, क्योंकि वहां पे इंटर आयनिक अट्रैक्शन घट जा रहा है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी बढ़ने का रीजन क्या पाया जा रहा है, बोलो। Degree of ionization. Alpha. अल्फा चेंज हो जा रहा है, बात समझ में आ रहा है। Yes, sir. चलो अब कुछ और लॉजिकल बात करते हैं। इस वक्त आपके चलो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे बात करते हैं। बोल बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करेंगे मॉलिक्यूल्स का आयंस का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो लोग इंटर आयनिक अट्रैक्शन Mobility. है ना, मोबिलिटी बढ़ता जाएगा। अच्छा सोचो तुम डाइल्यूशन किए जा रहे और मॉलिक्यूल्स आयन एक दूसरे से दूर होता जा रहा है, ये इधर होता जा रहा है, ये इधर होता जा रहा है। एक ऐसा मोमेंट आएगा बेटा जब इसका फील्ड से ये बाहर चला जाएगा और इसका फील्ड से ये बाहर चला जाएगा, दोनों का बीच में इंटर आयनिक अट्रैक्शन बोल क्या होगा, 0। उस सिचुएशन में मोबिलिटी और चेंज होगा या मोबिलिटी कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट और जब मोबिलिटी कांस्टेंट होगा तो कंडक्टिविटी बेटा कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट। कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब आओ मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पे आप डाइल्यूशन करने पे कौन बढ़ेगा बेटा, Alpha. अल्फा बढ़ेगा। अल्फा लेकिन अल्फा का भी तो बढ़ने का एक लिमिट है, कहां तक अल्फा बढ़ सकता है बेटा,
जवाब दो, अल्फा कहाँ तक बढ़ सकता है? 1 तक, क्योंकि अल्फा 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है ना। तो सोचो आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट किए जा रहे हैं और अल्फा का वैल्यू बढ़ता जा रहा, बढ़ते आप डाइल्यूट करते जा रहे, बढ़ता जा रहे। एक ऐसा मोमेंट आएगा जब अल्फा का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ आयंस चेंज होगा? नहीं सर। नो तो उस मामले में कंडक्टिविटी चेंज होगा? नहीं सर। नो सर कंडक्टिविटी फिर कांस्टेंट हो गया। तो ऐसा पाया गया बेटा कि अगर मामला वीक इलेक्ट्रोलाइट का हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, आप डाइल्यूशन करते जाओ, कंडक्टिविटी बढ़ता जाएगा, लेकिन एक ऐसा मोमेंट आएगा जब फर्दर डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा। इस तरह का डाइल्यूशन को हम लोग इस नाम से पुकारेंगे। क्या नाम देंगे बेटा इसको? इनफाइनाइट डाइल्यूशन से नाम से पुकारेंगे। और उस कंडीशन पे जो कंडक्टिविटी का सिंबल होगा वो ये सिंबल होगा। देख लो, दो तरह का सिंबल आपको मिल सकता है, या तो ये लिखा होगा या फिर ये लिखा होगा। दो में से कोई एक आप सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सिंबल, इस सिंबल का सिग्निफिकेंस समझ लो। बोलो तो इस सिंबल के ऊपर पावर क्या दिया हुआ है? Infinite. मतलब डाइल्यूशन इनफाइनाइट है। ठीक है, अच्छा ये बता तो, अगर डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाए तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? Zero. जीरो। तो ये जीरो जो है ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, और ये डाइल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इस मोमेंट में ये जो भी वैल्यू आएगा, ये वैल्यू क्या बन जाएगा बेटा आपका? कांस्टेंट। यहाँ तक क्लियर है मैटर सबको? यस सर। यस सर पढ़ो इसको। Yes sir, समझ आ गया। ठीक है, चलिए एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट कर लो बेटा, जरूरत पड़ेगा। अंडर फॉर्मूला इज लैम्डा एट एनी कंसंट्रेशन, लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नोट करो इस फॉर्मूला को। चलिए नोट किए? बोलिएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इस लॉ का नाम बताओ तो देखे। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लॉ? इसका नाम बताओ, ये किस लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ऑसवाल्ड लॉ। ऑसवाल्ड लॉ, वेरी गुड। देखो तो ऑसवाल्ड लॉ हम लोग क्या पढ़े थे? अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई सी। अल्फा का मतलब क्या होगा? लैम्डा बाई लैम्डा नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई सी। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे तो सब करने पे ये आएगा, चेक कर तो। यस सर किस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए बेटा कि ये किस लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइन, चलिए ये क्वेश्चन किए थे हम लोग, इसको सॉल्व करके देखो। चलो तो सॉल्व कर बेटा इसको। विशु जी, विशु जी स्टडी मारे किसी मारे किसी ये काली में थोड़े काली काली तो बॉक्स है देखा खाओ भी सकते हैं। ये है कोई तो कैसे है तो काले चले मैं देखे साढ़े छोटे डाक और कोई साढ़े छोटे डाक
ऑप्शन डी। सर डी। दिल्ली। यस सर। और एक बार सोच ले बेटा। यस सर, ऑप्शन डी आ रहा है। सर बॉम्बे। यही रे गधा, फंस गया। चलो जो लोग नहीं बना पाए, देखो यहाँ पे क्या है, आपसे क्या डिमांड किया है, आपसे डिमांड किया है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कहाँ पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। सो दे आर आस्किंग लैम्डा नॉट इक्यू, ये आपसे पूछा गया है। अब दिया क्या क्या, देखो बेटा, आपके पास नॉर्मेलिटी दिया है, आपको कप्पा दे दिया है, ये कप्पा है, और क्या दिया आपको, अल्फा दिया है, ठीक है, और कुछ दिया बेटा। तो देखो तो हम लोग ये लिख सकते हैं लैम्डा इक्यू इज इक्वल्स टू कप्पा इनटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। यस सर। इसका मतलब बोलो यहाँ से किसका वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, लैम्डा इक्यू का, और हम लोग जानते हैं कि अल्फा का मतलब होगा लैम्डा इक्यू बाय लैम्डा नॉट इक्यू। अब देखो क्या करेंगे, पहले वाले डेटा से लैम्डा इक्यू निकालेंगे, और जब लैम्डा इक्यू मिल जाएगा हम लोगों को तो उसको पुट करके लैम्डा नॉट निकालेंगे। देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कर बेटा। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इसका नाम है डिबाई हाकेल-ऑनसागर इक्वेशन। और ये इक्वेशन क्या करता है, ये इक्वेशन आपको रिलेशन देगा किसके किसके बीच में, आपको देगा मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बीच में रिलेशन देगा। क्या रिलेशन है, ये देखो रिलेशन आपको जो दिया जा रहा है वो है मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी रूट सी। ये याद रखो, ये लिखने में थोड़ा सा गलती होगी, इसको फॉलो करो। अब यहाँ पर B क्या है और C क्या है, पढ़ो तो देखो तो। कांस्टेंट और कंसंट्रेशन। हाँ, तब एक काम, अब मेरे को एक सवाल का जवाब दो। आपके सामने जो इक्वेशन दिख रहा है बेटा, मेरे को ये बताओ कि इस इक्वेशन में कौन कौन कांस्टेंट टर्म है, कौन कौन वेरिएबल टर्म है। ये वेरिएबल है। B कांस्टेंट है ना, अरे B तो बाय यहाँ तो वैसे मेंशन कर दिया कि B कांस्टेंट है ना, हाँ सर, बी ये पार्ट आपका कांस्टेंट है। और लैम्डा डिग्री कांस्टेंट होगा ना, थोड़ी देर पहले क्या सिखाए थे कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लैम्डा कांस्टेंट हो जाता है, यही पढ़े ना। यस वेरिएबल टर्म कौन हुआ बेटा, ये बता। कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन और मोलर कंसंट्रेशन और लैम्डा। तो जो वेरिएबल टर्म है, अगर उन दोनों वेरिएबल टर्म को कंसीडर करते ऐसे कि दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, तो एक तो ये इक्वेशन बनेगा। यानी कि अगर आपसे ग्राफ पूछा जाए डिबाई हाकेल-ऑनसागर इक्वेशन का, तो ग्राफ क्या होगा, y एक्सिस लैम्डा m होगा और x एक्सिस कौन होगा, रूट c होगा। वो तो बोलो इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप, तो नीचे की तरफ जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि इसका स्लोप बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है, ऐसा दिखाना है आपको। दिखाना नहीं है, वहां तो दिखाया होगा, आपको चूज करना है। साथ में ये भी याद रखना कि ये जो ग्राफ बनाया गया है, ये इक्वेशन है, इट इज ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट पे एप्लीकेबल नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ होगा। लेकिन अगर आपसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ पूछा जाएगा तो उसका ग्राफ को आप ऐसे दिखाना है। तो ये दो याद रखो, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ये किसका ग्राफ है और ये किसका ग्राफ है। तो ऊपर वाला किसका ग्राफ है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, और नीचे वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट का। बोलो यहाँ तक का बात समझ में आ रहा है बेटा लोग? यस सर। ये ग्राफ एक बार नजर दौड़ा लो। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े। यस। अगला टर्म देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या है बेटा, ट्रांसपोर्ट नंबर। अब ये बताओ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कौन है जो करंट कैरी करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, गधी। सॉरी आयन। आयंस। कौन सा आयन, कटायन ना अनायन? दोनों।
सर दो बोथ है ना। तो दोनों आउट ऑफ टोटल करंट कटायन जितना करंट को कैरी करेगा उसको ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन कहेंगे, एंड आउट ऑफ टोटल करंट अनायन जितना करंट कैरी करेगा उसको ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन कहेंगे। पढ़कर देखो तो ये बात समझ में आ रहा है। यस सर। और ये पढ़कर देखो कि समझ में आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. So sum of transport number of cation and anion will be always equals to 1. 1। ठीक है। अब दो फैक्टर पाया गया बेटा जहां पे ट्रांसपोर्ट नंबर वेरी करता है। एक है कंसंट्रेशन। अगर हम कंसंट्रेशन पे बात करेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से ट्रांसपोर्ट नंबर इंक्रीज होगा। क्यों सर? बताओ ना, फिर से बताओ, बोलो। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा तो कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा तो ज्यादा करंट कैरी होगा तो ट्रांसपोर्ट नंबर बढ़ेगा। यस सर। ओ ओके सर, सॉरी। ठीक है। और नीचे वाला चीज आपका एक लॉजिक आपको अप्लाई करना, वो ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखना गया। टेम्परेचर का इफेक्ट देखो क्या पाया गया। टेम्परेचर बढ़ाने पे ट्रांसपोर्ट नंबर जो होगा बढ़ेगा अगर ट्रांसपोर्ट नंबर का वैल्यू लेस देन 0.5 है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे ट्रांसपोर्ट नंबर घटेगा, मतलब इनवर्सली। देखो यहाँ पर आपको हम डायरेक्टली रिलेशन बता रहे हैं, और यहाँ इनवर्स। अब कब? अगर ट्रांसपोर्ट नंबर का वैल्यू 0.5 होगा। तो एक्चुअली ये बताओ तो कि एक सॉल्यूशन में नॉर्मली अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेम होगा या डिफरेंट होता है? सेम होने की वजह से ट्रांसपोर्ट नंबर भी सेम होगा और वो होगा 0.5। लेकिन किसी वजह से अगर ट्रांसपोर्ट नंबर 0.5 से चेंज हो जाए, कम या ज्यादा हो जाए, तो वो हमेशा कोशिश करेगा 0.5 को पहुंचने के लिए। तो 0.5 को अगर पहुंचना है, यहाँ पर देखो ये 0.5 से कम है तो यहाँ बढ़ने का कोशिश करेगा ये, और यहाँ 0.5 से ज्यादा है तो यहाँ घटने का कोशिश करेगा। देखो तो बात समझ में आ रहा है। ट्रांसपोर्ट नंबर के साथ टेम्परेचर का दो वेरिएशन याद रखना है बेटा आप लोगों को। ठीक है, डायरेक्टली भी है, इनवर्सली भी है। बस याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको कोशिश करना है कि इसको कहां तक पहुंचाना है बेटा? 0.5 तक पहुंचाना है। तो अगर कम होगा तो ज्यादा दिखा देना, डायरेक्टली कर देना, और अगर ज्यादा होगा तो कम कर देना। बोलो, समझ में आ रहा है यहाँ तक की बात? यस सर। चलिए अगला टर्म बात करते हैं, कोलरस लॉ। और ये इस टॉपिक का जो हम लोग कंडक्टेंस कंडक्टिविटी पढ़ रहे बेटा, इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोलरस लॉ। अब अगर कोलरस लॉ की बात करते हैं तो पढ़ो तो स्टेटमेंट एक बार आप लोग, फिर बात करेंगे बेटा। यस सर। तो क्या कहता है और किन किन बातों का ध्यान रखना? पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखना बेटा कि कोलरस लॉ तभी यूज करेंगे जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मामला होगा, फर्स्ट थिंग। दूसरा चीज है, क्या कहता है ये कहता है कि अगर आपके पास एक सॉल्ट AB है जो टूटकर A+ दे रहा है और B- दे रहा है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सॉल्ट AB और इलेक्ट्रोलाइट AB will be equals to sum of equivalent conductance of cation plus equivalent conductance of anion, and all must be in infinite dilution। देख तो ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. बोल बेटा लोग, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब इसी को अलग अलग रूप में, तो एक और चीज सुन लो, आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑसवाल्ड लॉ तभी अप्लाई करेंगे बेटा जब, यहां देखो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मामला होगा, एंड बाय डिफॉल्ट कैसा लैम्डा इस्तेमाल करेंगे? ये वाला लैम्डा इस्तेमाल होगा। देख लो, समझ रहे हैं? यस। तो ये बताओ, डीबाई-हकेल-ऑनसागर इक्वेशन इस पे बात करेगा, इस पे नहीं। और कोलरस लॉ
इस पे बात करेगा, इस पे नहीं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। आइए अब इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यानी कि बताओ तो इस लॉ में बाय डिफॉल्ट लैम्डा किस फॉर्म में होना चाहिए? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट के फॉर्म में होना चाहिए, है ना। और याद रखना इक्विवेलेंट के फॉर्म में आपको एग्जाम में लिख करके नहीं देगा, वो आपको खुद समझना होगा, आपको अपने से समझना होगा। अगर नहीं समझ पाओगे बेटा तो फिर फंस जाओगे। लेकिन क्वेश्चन में कई बार आपके साथ गेम कर देगा बेटा, बजाय इक्विवेलेंट का मोलर दे देगा, कुछ और पकड़ा देगा। तो कब क्या पकड़ाएगा, उसको कैसे डील करना, वो बताने जा रहे हैं। यहाँ लैंग्वेज पे ध्यान दो। मान लो हमारे पास एक डिफॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट है AX/BY, और ये टूट कर X अमाउंट ऑफ AY प्लस आयन एंड Y अमाउंट ऑफ BX माइनस आयन दे रहा है। देख तो ये इक्वेशन समझ में आ रहा है। तो लॉ ये कहता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू सम ऑफ कटायन एंड सम ऑफ अनायन। इसके हिसाब से आपके पास हम 4 एग्जाम्पल रखे हैं। 4 एग्जाम्पल को पढ़ मिलाकर देखो तो समझ आ रहा है। लिखने का तरीका पे ध्यान दो बेटा। हाँ सर। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन पे इक्विवेलेंट दिया होगा तो क्या उसमें कितना आयन बन रहा है उससे मेरे को कोई मतलब है? नहीं सर। नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन पे मोलर दे दिया जाए, अगला देखो बेटा, और ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ मेरा, ये सब एम होगा, ये जितना भी काट दिए बेटा याद रखना ये सब एम होगा। और फिर से बोले एग्जाम में ये EQM लिख करके नहीं देगा, कुछ अलग तरीके से बता देगा, आपको समझना होगा। ये आपको समझने के हम स्पेसिफाई कर दिए। तो देखो तो लिखने का तरीका क्या होगा फॉर द सेम इलेक्ट्रोलाइट। लिखने का तरीका पे ध्यान दो बेटा, बोलो इस बार किसको कंसीडर करना पड़ रहा है? देखो तो आयंस को। जैसे देखो इसमें 2 क्लोरीन आयन है तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इसमें 3 क्लोरीन आयन है तो बेटा 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 एल्यूमिनियम है तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 सल्फेट है। यानी कि लिखने के तरीके पे आपको यह ध्यान देना है बेटा कि अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देना है तो दोनों आयन का सम कर दो। लेकिन अगर मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है तो जितना आयन है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद सम निकालेंगे। बोल समझ आ रहा है बेटा क्या जो बताने का कोशिश कर रहे हैं? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको एग्जाम में आपका क्वेश्चन इक्विवेलेंट के टर्म में दे रहा है या मोलर के टर्म में दे रहा है। और अगर मान लो दोनों के टर्म में दे दिया तो खेल ऐसा इस्तेमाल होगा। ये देखो फिर से वही इक्वेशन लिए, इस बार देखो सेम इक्वेशन चेक करो पहले। लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा? अगर इक्विवेलेंट देकर के मोलर पे डिमांड करेगा तो देखो तो उसका लॉजिक ये होगा कि जो आयन का चार्ज होगा वो उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देख बोल, यहाँ बेरियम का कितना चार्ज है बेटा? 2। तो देख रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर देख उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर देख उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किए। चेक कर बेटा, लिखने का तरीका पे ध्यान दे, पूरा नजर दौड़ा, लॉजिक बना, अपना लॉजिक खुद क्रिएट कर। यस सर। क्लियर है? यस सर। और ये एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो नोट कर लो, अभी जरूरत पड़ेगा, कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कटायन और अनायन का कंडक्टिविटी या इसको आयनिक मोबिलिटी भी कहते हैं, इज इक्वल्स टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन बाय ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन। दोनों का रेशियो इक्वल होगा, नोट करो इसको। हो गया नोट? यस सर। यस सर। एप्लीकेशन या आप लोग खुद से पढ़ना, क्वेश्चन दिए बनाओ बेटा। सर सी।
सर सी। C. हाँ सर सी। Yes, sir. C. मतलब तुम लोग क्या बोले सर देखो ए होगा सर। सर ये बोलना ऑप्शन सर सी माने देखो तो किसी को कोई डाउट नहीं सर। अगला क्वेश्चन नहीं सर। ठीक से जाना हिलाना मत तुम हिला दी बेटा मेरा पूरा काम खराब हो सी सर। C. ये सब आपके स्कूल लेवल पे एग्जाम में था किसी को पूछना है तो बोलो बेटा बात करेंगे सर एक तो बोला भी नहीं था। कोलरस लॉ का अगर इस तरह का प्रॉब्लम आया बेटा तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको लोग याद करो थर्मोडायनेमिक्स में केमिकल इक्विलिब्रियम में बोले थे कि डिमांड एंड सप्लाई का लॉजिक यूज करना ठीक है सबसे पहले यहाँ पे आप लोग बताओगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एसी एसी का मतलब क्या है यहाँ सो एसी Acetate. स्टैंड्स फॉर असाइल और एसिटाइल जो कि फॉर्मूला वाइज बेटा होगा आपका CH3CO तो यानी कि ये क्या है तो ये है CH3CO AC हो गया OH यानी आपके क्वेश्चन पे जिसका मोलर कंडक्टेंस डिमांड किया है और वो मोलर कंडक्टेंस किसका है बेटा एसिटिक एसिड का है अब कोलरस लॉ अप्लाई करना तो बोल मोलर कंडक्टेंस से सॉल्व करेंगे कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से सॉल्व करेंगे मोलर इनफाइनाइट कंडक्टेंस। फिर से सवाल पूछ रहे अगर आप कोलरस लॉ को डील कर रहे बेटा इतना देर बके ना कोलरस लॉ पे तो मोलर कंडक्टिविटी पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो हो गई बेटा वो तो है ही डिफॉल्ट मोलर पे सॉल्व करेगा कि इक्विवेलेंट पे सॉल्व करेगा इक्विवेलेंट पे इक्विवेलेंट पे है ना पर यहाँ का क्वेश्चन में क्या दे दिया बेटा सर मोलर मोलर तो इस तरह का अगर दे दिया जाए तो परेशान मत होना जबकि आपको हम लिखने का सारा तरीका दिखा दिए बता दिए फिर भी आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो याद करो थोड़ी देर पहले हम लोग क्या प्रूफ किए थे कि मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट इनटू एन फैक्टर है ना अच्छा कोई बताएगा व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ दिस सॉल्ट तो सबका 1 है हाँ तो सबका 1 होने का मतलब फर्क नहीं पड़ेगा फर्क नहीं पड़ेगा आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं अरे बात समझे बेटा यहाँ पर तो चलिए मोलर से इक्विवेलेंट में ले जाने की कोई जरूरत नहीं इसी से सॉल्व करेंगे तो हमारे क्वेश्चन पे डिमांड है एसिटिक एसिड का अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा एसिटिक एसिड का मतलब आपका अगर आयन में तोड़ेंगे तो हमारा जरूरत है COO माइनस का और H प्लस का ये आपका डिमांड है चलो सप्लाई चेक करते हैं H प्लस कहाँ सप्लाई हो रहा है देखो सर HCl में और CH3COO माइनस कहाँ सप्लाई हो रहा है NaOH तो जो आपको सप्लाई में मिलेगा उसको पॉजिटिव में लेना ठीक अब सोचो इसके अंदर किसकी जरूरत नहीं है H प्लस चाहिए तो Cl माइनस नहीं चाहिए है ना और Na नहीं चाहिए यहाँ से तो जो नहीं चाहिए उसको लेकर के माइनस कर दो यानी यहाँ पर आपके क्वेश्चन पे इन दोनों का कोई काम ही नहीं है बेटा ये आपको धोखा देने के लिए दिया है इन्हें सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे HCl का वैल्यू को और NaOHC का नाम बताओ क्या है Sodium acetate. हाँ इन दोनों का वैल्यू को ऐड करेंगे और सोडियम क्लोराइड को माइनस करेंगे जिन लोगों का आंसर नहीं आया कर देखो आ रहा है कि नहीं चेक करो चलो हाँ सर आगे क्लियर है बेटा समझे कैसे बनाना है बनाओ 5 सेकंड में बनेगा अगर डिमांड सप्लाई पकड़ लिए तो बेटा तो एक बार पिछला क्वेश्चन में ले आएंगे मतलब फर्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या हुआ एक बार पिछले वाला क्वेश्चन में ले आएंगे जो फर्स्ट में पूछे थे एकदम इसका पिछले वाला हाँ सर ये कैसा है आप
सर मेरा 139.5 आ रहा है। कैसे आएगा बेटा 139.5 बताओ। सर मेरा तो सर BaCl2 का है तो सर BA का 1 है और Cl का 2 है तो सर आपके क्वेश्चन पे मोलर का डेटा दिया या इक्विवेलेंट का डेटा दिया बेटा? इक्विवेलेंट पे हम लोग नंबर ऑफ आयन कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, अच्छा ठीक है है ना। और तुमको ये भी बता दे रहे बेटा, किसी भी पीवाई को खोल करके देखो, ये क्वेश्चन को वही बना है जो तुम आंसर बता रहे बेटा, यही दिया हुआ भी आंसर। तुम जो आंसर बता रहे बेटा, जाओ नेट खोलो, बुक खोलो, यही आंसर मिलेगा 139.5। पर इस क्वेश्चन पे हम डिबेट करने को तैयार है बेटा, किसी भी टीचर और किसी भी ऑथर के साथ, कि ये गलत हो रहा है। क्योंकि रूल कह रहा है कि नंबर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हम लोग को नंबर ऑफ आयन नहीं, जबकि बुक में सॉल्व कर रहा है मोलर के रूल से। आप चाहो तो खोल कर देखो, आपको आंसर बुक में यही मिलेगा। बुक में आंसर लेकिन आपको ये दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर यही होगा बेटा। ये डिबेट वाला टॉपिक है। आइए चलिए इसको सॉल्व कीजिए। सर ऑप्शन सी। Option C. बोलो, किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। ऑप्शन सी। স্যার এটা একটু আলোচনা করে দিন। तो ऑप्शन ए आ रहा है। सर ऑप्शन डी। कैसे सी करेंगे आ रहा है। सर ये? सर बॉम्बे। सर दिल्ली। चेन्नई। सब बोल दे, স্যার বি। सारा सर बोल दे। बॉम्बे। सर बी आ रहा है, बी आ रहा है। सी। कोई ई बोल दे सर, मेरा ई आया, एफ आया, जेड बोल दे, अल्फा बीटा गामा बोल दे, जो मैंने बोलना। देखो, जिन लोगों का नहीं बन पाया वो लोग यहाँ ध्यान दो। क्या हम लोग इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे? यस सर। अच्छा, क्या ये लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ NaCl प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl माइनस इक्वल्स टू 1? यस सर। लिख Yes, सकते हैं sir. बेटा, है ना? माइनस Na। हाँ तो अब सर अब हो लैम्डा, जाएगा। अब इस सोडियम का कितना दिया बेटा? 45, क्लोरीन का 65, है ना? 65। मांगा किसका है? क्लोरीन का मांगा, तो उसको x मान ले तो ऊपर 1 माइनस x हो जाएगा। सॉल्व करके x निकाल लीजिए बेटा, ठीक है? यस ऐसा समझ में आया बेटा आप लोगों को? हाँ सर। Yes, sir. इसमें कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Cl बाय टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ क्लोरीन बाय टोटल। मैं इस तरह सॉल्व करके आ गया। MCQ में यही तो अच्छा चीज है बेटा, आंसर चाहिए आपको, कैसे लाए वो नहीं चाहिए, बस सही चाहिए, है ना? बोर्ड का एग्जाम रहता तो तुमसे फिक्स मांगता, डिमांड करता कि पूरा बताओ। यहाँ तक समझ में आया आप सब लोगों को? यस सर। बेटा यहाँ पर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी वाला हमारा सेक्शन कंप्लीट हो रहा है।
अब उसके बाद जो सेक्शन है वो है हमारा गैल्वेनिक सेल वाला सेक्शन, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल वाला पार्ट बेटा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अब हम लोग जाते हैं डाउट सेक्शन में, लेकिन डाउट आज भी नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि अभी तक मेरा वो जो प्रॉब्लम चल रहा था ठीक नहीं हो पाया, जिसके वजह से आप लोग को ना हम रिडॉक्स का नोट्स भेज पाए अभी तक, ना ही इसका नोट्स भेज पाए। किसका भेजना था? ये इस चैप्टर का। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग डाउट्स अपना रेडी रखिए, नेक्स्ट क्लास में ही बात करेंगे। और नेक्स्ट क्लास कब होगा बेटा हम लोगों का? ट्यूसडे। ठीक है, तो ट्यूसडे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज का क्लास इतना ही, ठीक है बेटा लोग? ओके सर। सर बोल बेटा। सर थर्मोडायनामिक्स का सॉल्यूशन नहीं आया तो? नहीं आया है? हाँ सर, सोल्यूशन नहीं आया है। क्या बोल आ रही थी? गया है नहीं सर सर। उसमें सर नहीं सर, नहीं सर था। मेरा केमिकल काइनेटिक्स का शो नहीं हो रहा है आंसर। अच्छा, मेरा एक भी मिनट। आंसर शो नहीं होता केमिकल यहाँ काइनेटिक्स यहाँ का। पे रुक जाओ बेटा, इस मामले में अभी हम शायद आप लोग का हेल्प कर पाएंगे। एक मिनट रुक जाओ।